हेलो बच्चों, तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके प्यारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिवांश क्लासेस पे, जहाँ पे आप लोगों को मिलती है इंग्लिश, मैथ और साइंस की सभी क्लासेस। तो चलिए, आप लोगों को पता होगा कि क्लास 10 का हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय साइंस का चैप्टर नंबर दूसरा, जिसका लेक्चर नंबर आज तीसरा होने वाला है। अगर पहला दूसरा लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाइए उसको देखिए और तब आके यहाँ पे पढ़िए। अगर आप लोग वहां से नहीं देखना चाहते हैं तो 2 मिनट में हम रिकैप कर दे रहे हैं जो जो हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। ठीक है, तो अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में घुलने पर H+ आयन देते हैं। क्षार वो होता है जो जलीय विलयन में घुलने पर OH- आयन देता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद क्षार में क्षार स्वाद में खारा होता है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल के बारे में पढ़े। जो ज्यादा H+ आयन देगा वो प्रबल अम्ल, जो कम H+ आयन देगा वो दुर्बल अम्ल। जो ज्यादा OH- आयन देगा वो प्रबल क्षार, जो कम OH- आयन देगा वो दुर्बल क्षार। फिर हम लोग देखें कि अम्ल का भौतिक गुण क्या है। जैसे अम्ल खट्टा होता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है प्रबल संक्षारक के रूप में भी काम करता है और अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके लवण का निर्माण कर देते हैं। फिर हम लोग उसका रासायनिक गुण देखें कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर दे रहा है। और अम्ल जो है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, तो लवण और जल प्रदान कर रहा है। और भी बहुत सारा चीज देखे और क्षार का भी ऐसे बहुत सारा चीज देखे। आज हम लोग देखेंगे कि क्षार का भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ठीक है, अगर आप लोग को डिटेल में वो चीज जानना है तो जाइए उस लेक्चर में देखिए। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लोग को देखना है क्या, आज हम लोगों को देखना है कि क्षार के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस क्या हो सकता है। जिस प्रकार से हम लोग अम्ल का भौतिक गुण जाने उसी तरीके से देखते हैं कि क्षार का भौतिक गुण क्या हो सकता है। सबसे पहले क्षार आप लोगों को कैसा लगता है, खारा लगता है। ठीक है, तो जो क्षार होता है वो स्वाद में कैसा होता है, खारा होता है। ठीक है, अब क्षार स्पर्श करने पर हम लोगों को साबुन जैसा प्रतीत होता है, चिकना होता है और गाज पानी के साथ क्रिया करके गाज उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो स्पर्श हम लोग स्पर्श जब उसको छुओगे तो कैसा लगेगा, साबुन जैसा लगेगा। ठीक है, कौन, क्षार। अब उसके बाद देखिए क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस पत्र क्या है, लिटमस पत्र एक प्रकार का सूचक है और जो अम्ल था वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा था, लेकिन जो क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा। ठीक, उसके बाद जो क्षार है वो अम्ल से क्रिया करके लवण और जल प्रदान करेगा। जैसे जो क्षार है, जैसे कि मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रकार का क्षार है। जब ये अम्ल से यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा विस्थापन अभिक्रिया पहले पार्ट में कि अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ले ले रहा है। सोडियम हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए इसको विस्थापित करके उसका स्थान ले लेगा तो क्या बन जाएगा, NaCl। और हाइड्रोजन विस्थापित हो गया तो क्या बन देगा, H और H, H2O। यानी जो क्षार है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना दे रहा है बच्चों, लवण और जल प्रदान कर रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन का बात हो ही नहीं सकता है। ठीक है, प्रबल क्षार संक्षारक होता है। जिस तरीके से प्रबल अम्ल भी संक्षारण का काम कर रहा था, उसी तरीके से प्रबल क्षार भी क्या होता है, संक्षारक होता है। यानी वो किसी भी धातु O2 से क्रिया करके क्या करेगा, उसके परत को क्या करेगा, हटाने लगेगा और यही प्रक्रिया संक्षारण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहले अध्याय में इसको पढ़ाया गया है। अब देखिए, अब फिजिकल प्रॉपर्टी में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा तो एक बार पीछे जाइए और फिर से देख लीजिए। उसके बाद देखिए क्षार के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। अब क्षार का रासायनिक गुण क्या है, धातु के साथ क्रिया। जब क्षार है जो धातु के साथ क्रिया करता है, धातु क्या होता है, हम लोगों ने बताया था कि धातु क्या होता है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने का गुण रखता है वो धातु कहलाता है। ठीक है, और धातु क्या है, उस धातु क्या है, ये सब अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट करिएगा, एक हम लोग शॉर्ट्स बना देंगे, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। अब देखिए क्षार के रासायनिक गुण में हम लोगों को देखना है कि धातु के साथ क्रिया। जैसे कि मान लीजिए ये कोई क्षार है, ठीक है, ये जब धातु के साथ मान लीजिए इससे क्रिया करेगा तो ये क्या कर सकता है, ये कुछ इस तरीके से बना सकता है, NaO Zn और प्लस क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस निकाल सकता है। ठीक है, यानी जब भी कोई क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगा। या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर रहा है या फिर निकाल दे रहा है, हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, धातु के साथ क्रिया। क्षार जब धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है या फिर देता है। देखिए ये जिंक जो है एक प्रकार का क्या है, धातु है। ठीक है, और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक प्रकार का क्षार है। तो जब ये दोनों आपस में क्रिया किए तो हम लोगों को ये इस प्रकार का लवण और इस प्रकार का हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, अधातु के ऑक्साइड से क्रिया। अब अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, जैसे अधातु कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, तो क्लोरीन है, तो ये सब क्या है, अधातु है। ठीक है, तो अब इसका ऑक्साइड क्या होगा, जब भी अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है, अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण कर देता है। तो अधातु के ऑक्साइड से के साथ जब क्रिया करता है, कौन क्रिया करता है भाई, अम्ल। अम्ल का तो बात हो नहीं रहा है, बात किसका हो रहा है, क्षार का हो रहा है।
तो जब अधातु के ऑक्साइड के साथ क्षार क्रिया करता है तो हम लोगों को क्या प्रदान करता है, लवण। क्या प्रदान करता है, लवण। और क्या बना देता है, जल। देखिए क्यों, ये देखिए एक प्रकार का क्या है, क्षार, और ये एक प्रकार का अधातु का ऑक्साइड है। तो अधातु के ऑक्साइड के साथ जब भी क्षार अभिक्रिया किया तो हम लोगों को लवण और जल प्रदान कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, अम्ल के साथ क्रिया। अब देखिए अम्ल के साथ कैसे क्रिया हो सकता है, अम्ल के साथ कैसे क्रिया हो सकता है। मान लीजिए अम्ल, एक अम्ल ले लिए HCl, ठीक है, और एक क्षार ले लिए NaOH, ठीक है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो लवण बना देंगे NaCl, ठीक है। Na इधर जाएगा तो Cl Na के साथ जुड़ जाएगा NaCl, और प्लस क्या विस्थापित होगा, जल। यानी जब भी अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो हम लोगों को लवण और जल प्रदान होता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी आगे पढ़ेंगे, जानेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो देखिए अम्ल के साथ क्रिया कर लवण व जल बनाता है। क्या बना दिया, लवण और जल बना दिया। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है, लवण और जल बना दिया। अब जरूरी नहीं कि यही अम्ल ले लीजिए, आप H2SO4 भी ले सकते हैं, उसमें कुछ और बनेगा। उसमें क्या, उसमें कुछ और बनेगा। तो आप लोग H2SO4 प्लस NaOH का अभिक्रिया करिए, जो आंसर आए वो इसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग फिल करिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्षारकों का उपयोग, यूज ऑफ बेस क्या है। क्षारक का उपयोग बहुत जगह किया जा सकता है, जैसे कि साबुन बनाने में किया जा सकता है, अम्ल को भी बनाने में किया जा सकता है, अरे मतलब सॉरी, लवण को बनाने में किया जा सकता है। उसके बाद धावन पाउडर को बनाने में किया जा सकता है, यानी धोने वाला पाउडर, निरमा उरमा जो आता है। रेयान, कागज के फैक्ट्री में, चमड़ा के फैक्ट्री में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, वस्त्र के फैक्ट्री में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को क्षार के भौतिक गुण और क्षार का रासायनिक गुण में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा। फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर, आप लोग इसको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है बच्चों। तो आप लोग उसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग देखो अगला टॉपिक क्या देखने वाले हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा अम्ल व क्षार का अभिक्रिया। अम्ल मतलब एसिड होता है, क्षार मतलब बेस, मतलब एल्कलाइल होता है, क्षारक मतलब बेस होता है। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, या फिर एसिड और बेस से अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है, जिसको हम लोग बोले थे अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि एसिड और बेस के मध्य जब अभिक्रिया होगा तो उसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए होता क्या है, आप लोगों को पता था कि जब अम्ल व क्षार, जब अम्ल और क्षार, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करता है, जब भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करता है तो क्या कर देता है, अम्ल क्षार के तथा क्षार अम्ल के, अम्ल क्षार के तथा क्षार अम्ल के प्रकृति को, यानी नेचर को नष्ट कर देता है। प्रकृति को, नेचर को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्योंकि अम्ल जो होता है वो क्षार को उदासीन कर देता है, क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम उदासीनीकरण भी पड़ गया। इंग्लिश में बोले तो बोल सकते हो कि एसिड बेस को न्यूट्रल कर देता है, बेस एसिड को न्यूट्रल कर देता है, इसीलिए इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अच्छा देखो, जब हम लोगों के पेट में कभी दर्द होता है, फिर एसिडिटी हो जाता है, तो हम लोग इनो पीते हैं। इनो का प्रचार भी आप लोग देखे होंगे कि एसिडिटी में तुरंत इनो लो, 2 मिनट में राहत। तो इनो में क्या होता है, इनो में होता है बेस, और हम लोगों के अंदर पेट के अंदर एसिड का मात्रा बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोगों के पेट में जलन वलन होने लगता है। तो जब इनो हम लोगों के पेट में जाता है तो इनो एक बेस है और हम लोगों के पेट में एसिड है, तो बेस एसिड के साथ आपस में क्रिया करेगा तो बेस एसिड को खत्म कर देगा, एसिड बेस को खत्म कर देगा, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। इसीलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। देखिए HCl है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया किया तो सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, लवण और H2O जल का निर्माण कर दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सूचक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर्स। सूचक या इंडिकेटर्स क्या है, तो देखिए गाड़ी में इंडिकेटर लगा होता है, गाड़ी का इंडिकेटर क्या करता है, जब दाएं मुड़ना होता है तो दाहिने इंडिकेटर दे दोगे, जब बाएं मुड़ना होता है तो बाएं, यानी वो क्या करता है, गाड़ी का इंडिकेटर किधर मुड़ना है वो इंडिकेट या फिर सूचना प्रदान करने का काम करता है कि हम लोगों को इधर मुड़ना है। तो इस चैप्टर का क्या नाम है, एसिड एंड बेस और सॉल्ट। तो इसमें क्या देगा, सूचक का काम इसमें होगा अम्ल और क्षार का सूचना। देखिए क्या लिखा है, लिखा है वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार का सूचना प्रदान करते हैं, यानी ऐसा पदार्थ जो अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं या फिर उसके बारे में बताते हैं, उसको हम लोग सूचक या फिर इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि लिटमस इंडिकेटर है, हल्दी इंडिकेटर है, मेथिल आयन इंडिकेटर है, फिनोक्सिलिन इंडिकेटर है, प्याज का रस इंडिकेटर है, लौंग का तेल इंडिकेटर है, वेनिला इंडिकेटर है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। देखिए अब देखिए सूचक निम्न प्रकार का होता है। सूचक एक दो ने बहुत सारे एग्जांपल दिए, तो उसी तरीके से सूचक अलग अलग प्रकार का हो सकता है। देयर आर वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स जस्ट लाइक नेचुरल इंडिकेटर्स, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है, जिसको हम लोग प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक सूचक बोले तो नेचुरल इंडिकेटर्स, कृत्रिम सूचक बोले तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स और गंधीय सूचक बोले तो
ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। सबसे पहले देखिए प्राकृतिक, किसी भी चीज को रटो मत, उसका नाम लो और उसका डिफिनेशन बना दो। जैसे सूचक का नाम लिए, इंडिकेटर का नाम लिया और इंडिकेट करने का काम करता है, डिफिनेशन बन गया। सूचक का नाम लिए, सूचना प्रदान करता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर न्यूट्रलाइजेशन क्या करता है, उदासीन कर देता है या फिर न्यूट्रल कर देता है। उसी तरीके से किसी के भी नाम को रटो मत, डिफिनेशन रटो मत, उसके नाम से परिभाषा बना दो। प्राकृतिक सूचक क्या होगा, ऐसा सूचक जो हम लोगों को प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, प्राकृतिक सूचक कहलाता है। जैसे लिटमस हम लोग को प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। लीचेन नाम का एक पौधा होता है जो कि एल्गी और फंगी आपस में जो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप करते हैं, उसके बाद इसका निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद जो हल्दी है वो भी हम लोग को प्रकृति से मिलता है। तो ये दोनों प्राकृतिक सूचक हो गए। कृत्रिम सूचक क्या होता है, कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। तो जो हम लोग आर्टिफिशियल रूप से बनाते हैं, जो मैन मेड होता है, उसको हम लोग आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स या फिर कृत्रिम सूचक के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इसको लिख लिए, जो मानव द्वारा बनाया गया और जो मैन मेड है वो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स कहलाता है। जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन जो है, ये दोनों ज्यादा यूज होने वाले आर्टिफिशियल सूचक हैं। उसके बाद हम लोग देखें गंधीय सूचक, जिसको हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। गंधीय सूचक, उसका नाम ही क्या है, गंधीय, यानी गंध बदल दे। ऑल्फैक्टरी लोब हम लोगों के नाक में उपस्थित, जिसके मदद से हम लोग को कोई भी चीज का गंध पता चलता है। ठीक है, तो गंधीय सूचक नाम ही है, तो उसका डेफिनेशन भी क्या हो जाएगा, जो अपना गंध परिवर्तित कर सूचना प्रदान करे, जो अपना गंध परिवर्तित कर सूचना प्रदान करे, जो अपना स्मेल चेंज कर सूचना प्रदान करे, वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स या फिर गंधीय सूचक कहलाता है। तो देखिए इसका एग्जांपल हो जाएगा प्याज का रस या फिर लौंग का तेल या फिर वेनिला। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्याज का रस को ऑनियन का जूस बोल सकते हो, लौंग का तेल को क्लोव ऑयल बोल सकते हो। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए जो लिटमस है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, हल्दी अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, और मेथिल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन भी अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, वो अब देख लो चुटकियों में। जैसे जो लिटमस पत्र है वो अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लाल रंग देगा, अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो नीला रंग देगा। वहीं हल्दी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लाल रंग प्रदान करेगा और क्षार के साथ अभिक्रिया करके कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा, येलो ही रहेगा। जो मेथिल ऑरेंज है वो अम्ल किस ऑरेंज कलर का होता है, किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। और लिटमस होता है वो पर्पल कलर का और हल्दी पीला कलर का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मेथिल ऑरेंज है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लाल रंग प्रदान करेगा, जो क्षार के साथ मेथिल ऑरेंज अभिक्रिया करेगा तो वो भी हल्दी की तरह येलो रंग ही प्रदान करेगा। और जो फिनोक्सिलिन है ये तो कलरलेस होता है, सबको पता है। तो जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब से ही वो क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा हल्का हम लोग को गुलाबी रंग का दिखने लगेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आप लोग एक बार इसको लिख लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने परिवार को बढ़ाइए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।